नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च कर लीजिए सिविल इनहेंस, उसे ज्वाइन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में दिया है, अलग अलग राज्यों में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो गवर्नमेंटेड है, इसके बारे में जानेंगे। और जो चर्चा में है सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं, काकरा पार्स परमाणु ऊर्जा संयंत्र। सबसे पहले इसके लोकेशन के बारे में बात करते हैं। गुजरात में लोकेट करता है, यानी कि गुजरात में स्थित है। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, इसकी जो 700 मेगावाट की एक चौथी इकाई स्टार्ट की गई है। चौथी इकाई स्टार्ट की गई, इसमें कंट्रोल्ड तरीके से यानी नियंत्रित विखंडन श्रृंखला के लिए एक रिएक्शन की शुरुआत की गई है, तो इसलिए चर्चा में आ गया है। ये सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर्स है जो कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसमें ईंधन का इस्तेमाल यूरेनियम का किया जाता है। यूरेनियम का परमाणु ईंधन के इस्तेमाल के रूप में किया जाता है। और इसके बाद जो मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, शीतलक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें हैवी वाटर्स होता है, यानी कि हाइड्रोजन पराक्साइड CH2O2, जिसे मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और यूरेनियम इस परमाणु संयंत्र में ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। काकरापार जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, इसमें 220 मेगावाट्स के दो ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल है, कैप्स 1 और कैप्स 2 के रूप में इसे जाना जाता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र का परमाणु उपकरण है, यानी कि यह सरकारी है। आइए जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसके बारे में देख लेते हैं। राजस्थान में है, जिसका नाम है, जो राजस्थान के कोटा में है, जो राजस्थान एटॉमिक्स पावर प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए रैप्स 1 रैप्स 2 करके दिया गया है, राजस्थान में कोटा में स्थित है। जो काकरापार एटॉमिक्स पावर प्लांट है वो तापी में है, तापी गुजरात का ही डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर स्थित है। फिर उसके बाद तारापुर एटॉमिक्स पावर प्लांट स्टेशन है, ये वलसाड़ महाराष्ट्र में लोकेट्स करता है। फिर उसके बाद कैगा जनरेटिंग स्टेशन है, ये कहाँ है, ये है कर्नाटक में, कर्नाटक के कैगा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद कुडनकुलम्स न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ये कहाँ पर है, कुडनकुलम, तमिलनाडु के कुडनकुलम में स्थित है। और उसके साथ साथ मद्रास एटॉमिक्स पावर प्लांट्स, ये भी कहाँ है, ये भी तमिलनाडु में भी स्थित है। उसके बाद नरोरा एटॉमिक्स पावर प्लांट 1, ये भी कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये अलग अलग लोकेशन, इससे मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे, कैसिनी अंतरिक्ष यान के बारे में दिया है। सबसे पहले तो ये अंतरिक्ष यान नासा का है। नासा है क्या, नासा है अमेरिका का एक स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ये चर्चा में क्यों आ गया है, चर्चा में इसलिए आ गया है, ये शनि का चक्कर लगाता है, यानी कि शनि ग्रह के बारे में जो भी जानकारी इकट्ठा होती है ये कैसिनी अंतरिक्ष यान के द्वारा दिया जाता है। तो शनि का एक चंद्रमा है जो बर्फीला चंद्रमा है, जिसका नाम है एंसेलॉट्स। एंसेलॉट्स जो चंद्रमा है शनि का, उसके महासागरों में जीवन निर्माण के लिए हाइड्रोजन साइनाइड्स यानी कि HCN की खोज की गई है, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तो सबसे पहले इसका लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। ये है चंद्रमा, किसकी चंद्रमा है, शनि ग्रह की चंद्रमा है, शनि ग्रह की चंद्रमा है। तो जो कैसिनी मिशन है, कैसिनी मिशन ही चंद्रमा के रिसर्च करने के लिए किया गया है। तो ये चंद्रमा पर जो ये बर्फीला है, इस पर महासागर भी है, तो इसके महासागरों में ही खोजा गया है हाइड्रोजन साइनाइड्स इसके महासागर में खोजा गया है, जिससे पता चलता है कि जो यहाँ पर जीवन की जो संभावनाएं हैं वो मौजूद, मतलब कि हो सकती है। और भी क्या खोज किए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि पहले की तुलना में जो एंसेलॉट्स है पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा रासायनिक ऊर्जा इसमें हो सकती है। 2004 से 17 के बीच में, 2004 से 17 के बीच में जब कैसिनी मिशन से, जो कैसिनी अंतरिक्ष यान से जब कुछ डेटा है, यानी कि जो आंकड़े निकाले गए, उससे पता चला कि जो एंसेलॉट्स है इसकी सतह से निकलने वाले जलवाष्प थे बहुत अधिक मात्रा में। उसके साथ साथ जलवाष्प में मेथेनॉल था, इथेन था, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन साइनाइड भी थी, हाइड्रोजन साइनाइड की भी पहचान की गई है। इससे यह भी निष्कर्ष निकला कि चंद्रमा की रहने की जो क्षमता है इसके मामले में मजबूत बताता है कि मतलब ये सब सारी गैसें अगर वहाँ पर मिलती है तो वहाँ पर रहने योग्य हो सकता है। नेक्स्ट, कोविड-19 का एक सब वेरिएंट आया है जिसका नाम है JN.1। सबसे पहले इसको पहचान कहाँ पर किया गया है, केरल में। एक फैक्ट तो यही मिल जाएगा कि जो कोविड-19 सब वेरिएंट्स JN.1 है, सबसे पहले भारत के किस राज्य में पहचान किया गया है, तो केरला में पहचान किया गया है। तो इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को तैयारी के उपाय
के बारे में जानकारी देना पड़ा कि मतलब कि इससे भी जो स्वास्थ्य चिंता है ये बढ़ गया है। जो वेरिएंट है जिसे ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं BA.2 .86 या इसे पिरोला के नाम से भी जाना जाता है। जो JN वेरिएंट्स है, ध्यान रखिए, JN.1 जो वेरिएंट्स है ये तेज़ी से फैलता है और उसके बाद जो मनुष्य यानी कि जो व्यक्ति की इम्यूनो सिस्टम है उससे भी बच निकलने की इसकी क्षमता है, यानी कि इम्यूनो सिस्टम भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर इसके सिम्टम्स यानी लक्षण की बात किया जाए, सिम्टम्स यानी इसके लक्षण की बात किया जाए तो बुखार हो गया, नाक बहना हो गया, गले में खराश हो गया, सिर दर्द हो गया, हल्के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनस हो गए, इसके लक्षण देखने को मिलता है। नेक्स्ट, नोमा क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में अपनी जो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी होती है उसके सूची में नोमा को भी शामिल कर लिया गया। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली बीमारी है, यह मुंह की बीमारी है एक, जिसमें कैटेगराइज किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, उसमें नोमा को भी शामिल कर लिया गया है। यह चेहरे की गंभीर गैंग्रीनस बीमारी है, कैनक्रम ऑरिस के रूप में भी इसे जाना जाता है। नोमा लगभग 90% की उच्च मृत्यु दर से, यानी कि नोमा की बीमारी जिसे हो जाती है तो उसके मरने की जो संभावनाएं हैं 90% है, यानी कि केवल 10% ही ये बीमारी से लोग बच पाते हैं, लेकिन 90% लोग मर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फैक्टर्स क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर है इसका कुपोषण। अगर बच्चों या किसी में कुपोषण है और उसके बाद स्वच्छता का ध्यान नहीं रख रहा है और उसके साथ अगर गरीबी से ज़्यादा पीड़ित है तो इन सब लोगों को ये जो नोमा की बीमारी है बहुत ज़्यादा कवर करती है। यह बीमारी मुख्य रूप से जो 2 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, अगर इसके लक्षण की बात किया जाए तो मसूड़ों के अंदर सूजन आ जाता है और खासकर जो बैक्टीरियास होती है उसके कारण होते हैं। ये खसरे के रूप में उभरता है या जो सेल्समा झिल्ली है उसमें जो अल्सर होता है उस रूप में उभरता है, बाद में ये नोमा का लक्षण ले लेता है। इसमें जो बच्चे होते हैं उसके जो चेहरा विकृत कर देता है, जबड़े की जो मांसपेशियां उसमें ऐंठन आ जाता है, मौखिक असंयम, भाषण समस्याओं यानी कि बोलने में भी समस्याएं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, इस बीमारी को गरीबी का चेहरा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये पश्चिमी दुनिया में आम थी जो आर्थिक प्रगति के गायब होने से हो गई थी, यानी पश्चिमी देशों में आम थी, जब जैसे ही आर्थिक प्रगति हुई तब वो बीमारी गायब हो गई। नेक्स्ट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में दिया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन संस्करण का जो आधिकारिक समापन है उसकी शुरुआत की, मतलब आधिकारिक रूप से इसका समापन किए गए हैं। तो जानेंगे इसकी विशेषता क्या है। जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है दिल्ली में समापन हुआ, ध्यान रखिएगा दिल्ली में हो रहा था। फिर हरियाणा 40 स्वर्ण पदक के साथ, जो हरियाणा है 40 स्वर्ण पदक के साथ, गोल्ड मेडल के साथ टोटल 105 मेडल जीता है। 105 मेडल के साथ शीर्ष राज्य बन गया है कि यानी कि जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो रहा था इसमें हरियाणा अव्वल रहा, टॉप पर रहा पदक के मामले में। वहीं दूसरा स्थान इसका यूपी का आ गया है, दूसरे स्थान पर यूपी आया है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। तो रैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है इसका उद्देश्य है भारत में जो पैरा एथलीट्स है उनको सशक्त बनाना। युवा मामले का जो खेल मंत्रालय है, भारतीय खेल प्राधिकरण और अन्य निकायों द्वारा आयोजित इसे किया जाता है। यह व्यापक खेलो इंडिया पहल का हिस्सा भी है। खेलो इंडिया को 2017 में भारत सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी इसे 2017 में पेश किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। और भी इससे संबंधित खेल है जो शामिल किया गया है इसमें। पैरा गेम्स का मतलब जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, विकलांग होते हैं, उनके लिए होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्टार्ट किया गया है 2018 में, इससे शुरुआत किया गया है। ये मतलब राज्य को रिप्रेजेंट करता है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये राज्य को रिप्रेजेंट करता है। ये वार्षिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, वार्षिक रूप से कराई जाती है। 2018 में शुरू किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, इसे 2020 से शुरू किया गया है। ये खेलों में जो विश्वविद्यालय हैं उनके छात्रों की प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल है, गेम है, इसे भी 2020 में शुरू किया गया था। भारत में जो शीतकालीन खेल है उसको बढ़ावा देता है। उसके साथ खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र योजना है। इस योजना के तहत जो प्रशिक्षण सुविधा है उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो ट्रेनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र योजना। नेक्स्ट बढ़ेंगे, सिएरा लियोन्स एक कंट्री है। 26 नवंबर को यहाँ पर तख्ता पलट का प्रयास किया गया था। तो तख्ता पलट सबसे पहले जो सिएरा लियोन्स है इसका लोकेशन देखते हैं। ये पश्चिमी अफ्रीकी देश है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी देश है सिएरा लियोन्स।
इसमें 26 नवंबर का तख्तापलट करने का प्रयास किया गया था। इसका रीजन क्या था? रीजन सबसे बड़ा था जो पूर्व राष्ट्रपति थे बायोस, इनके द्वारा फिर से चुनाव लड़ा गया। उसके साथ साथ जो जीवन यापन में कठिनाइयाँ वहाँ पर आ रही है, यानी कि जो महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, गरीबी आ चुकी है और आर्थिक तंगी आ चुकी है, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और दोबारा चुनाव लड़ गए बायो, तो वहाँ के लोग रोष में आ गए, वहाँ तख्तापलट का प्रयास किया गया वहाँ की सैन्य ताकत के लिए। तो जो इकोसॉक है, इकोवास इकोनॉमिकल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्ट अफ्रीकी सोसाइटीज़, इनका जो वेस्ट अफ्रीकी सोसाइटीज़ है यानी जो पश्चिमी अफ्रीका का आर्थिक समुदाय है, इनके द्वारा इसमें जो कंट्रोल तरीके से मतलब जो तख्तापलट है इसको कंट्रोल करने का कोशिश किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर शांति आ जाए। जो इकोवास है ये 15 देशों का समूह है। यहाँ पर देखिए जो 15 देश शामिल है ये 15 देशों का समूह है जो क्षेत्रीय अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, उसके साथ साथ आर्थिक तंगी से संबंधित जो भी समस्याएं होती है बैठकर लोग डील करते हैं। आइए जानते हैं पश्चिमी एशिया जो सिएरा लियोन है इसके बारे में। गिनिया और जो लाइबेरिया है इसके इर्द गिर्द कंट्री है। सिएरा लियोन्स का जो कैपिटल्स है फ्री टाउन इसकी राजधानी है, जो सिएरा लियोन्स की सबसे बड़ी कंट्री भी है। नेक्स्ट कवल टाइगर रिजर्व के बारे में दिया है, चर्चा में क्यों आ गया है इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर चिकने लेपित ऊदबिलाव मतलब ओटर्स को ऊदबिलाव बोलते हैं। स्मूथ कोटेड ओटर्स यानी कि चिकने लेपित ऊदबिलाव के लिए स्वर्ग बन गया है जो कवल टाइगर रिजर्व है। ये स्थित कहाँ है? तेलंगाना में स्थित है। यह कदम नदी के किनारे पर जो नहरों और बांध बने हैं और गोदावरी नदी के किनारों में भी रहते हैं। जो कवल टाइगर रिजर्व उन्हीं के क्षेत्र में है और जो ऊदबिलाव ओटर्स मिले हैं, स्मूथ लेपित ऊदबिलाव है, वो यहाँ पर मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। सब एक फैक्ट तो यही मिल गया, कवल टाइगर रिजर्व ये तेलंगाना में स्थित है। फिर ऊदबिलाव के बारे में जानेंगे। एक कदम नदी है जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो यही है स्थान तेलंगाना है। कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह रिजर्व एक तरफा गोदावरी नदी से घिरा है, दूसरी तरफ से इसकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है। कदम नदी गोदावरी की सहायक नदी है। यह डेक्कन प्रायद्वीप मध्य उच्च भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसके अतिरिक्त कवल गोदावरी और नदियों के बीच में जलग्रहण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करता है। इसे 2012 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। कौन सी वनस्पति इस टाइगर रिजर्व में पाई जाती है? जो दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है वो मिलते हैं, और उसके साथ सागौन, बांस, स्टैंड, ये सब वनस्पति वहाँ पर मिलती हैं। आइए ओटर्स के बारे में जाते हैं, जिसे कहते हैं स्मूथ कोटेड ओटर्स यानी कि समूह चिकना लेपित ओटर ऊदबिलाव। यहाँ पर देखिए फिगर देख सकते हैं। इसका जो साइंटिस्ट नाम है, वैज्ञानिक नाम है लुट्रुगिल्स पर्स सिल्टा नाम है इसका, चिकने लेपित ऊदबिलाव। इसकी विशेषता यही है कि बहुत चिकना होता है, इसके गुदे होते हैं, इसके आंखें और कान छोटे होते हैं, पूंछें चपटी होती है, अंग छोटे और मजबूत होते हैं और आगे पिछले पंजे और अच्छी तरीके से चाल वाले होते हैं। ऊदबिलावों को आमतौर पर मछली की विशेषज्ञता के रूप में इसे जाना जाता है। ये मजबूत तैराक होते हैं, मतलब इसकी जो तैराक क्षमता होती है काफ़ी मजबूत होती है। ये ग्रुप में शिकार करते हैं। ये ज़्यादातर तराई क्षेत्रों, तटीय मैंग्रोव जल, पीट, दलदली जंगल, मीठे पानी, आर्द्र भूमि, बड़ी जंगली नदियों, झीलों और जो चावल का खेत यानी धान का खेत होता है वहाँ पर मिलते हैं। इसे ध्यान रखिएगा ऊदबिलाव के रूप में। गुरु तेग बहादुर चर्चा में क्यों आगे? हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा सिख गुरु तेग बहादुर की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके द्वारा यह कहा गया, प्रधानमंत्री के द्वारा, कि उन्होंने कहा कि एकता और धार्मिकता पर जोर देते हुए उनकी जो शिक्षाएं हैं वो भाईचारा, शांति की खोज में थी। ये हमारे मार्ग को और भी रोशन करती है। गुरु तेग बहादुर के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था। मृत्यु इनकी 17 दिसंबर 1675 में हुई थी। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे, इसमें 9वें स्थान पे थे। 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। ये गुरु हरगोबिंद सिंह के जो सबसे छोटे पुत्र थे वो थे। उनका जन्म माता नानकी और छठे सिख गुरु हरगोबिंद सिंह में हुआ था, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ एक सेना खड़ी की और योद्धा संतों की अवधारणा भी पेश की। चौथे सिख गुरु रामदास के बाद गुरुपद वंशानुगत हो गया था। जो गुरु का पद था वंशानुगत हो गया था। चौथे सिख गुरु जो गुरु रामदास थे, यानी कि उनके पुत्र ही गुरु बनते चले गए थे। एक महान शिक्षक के रूप में जाना जाता है इन्हें। गुरु तेग बहादुर एक उत्कृष्ट योद्धा, विचारक और कवि भी थे। और इसके बाद उनके जो लेखन थे 116 जो काव्य थे भजनों के रूप में पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में रखा गया है। ऐसे ही एक मिशन के दौरान उन्होंने पंजाब में चक नानकी शहर की भी स्थापना की, जो बाद में पंजाब के आनंदपुर साहिब बन गया।
जो मुगल शासक थे उनके शासन को इन्होंने अवहेलना की, खासकर औरंगजेब। तो औरंगजेब के जो शासन था उसका सार्वजनिक रूप से इन्होंने विरोध किया था। तो औरंगजेब ने इन्हें मृत्यु, मतलब कि सार्वजनिक रूप से इन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, तभी उनकी मृत्यु हुई थी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।